युवा साथियों नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव, आप सबका युवा तक कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। साथियों ये कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 अक्टूबर को दांडी यात्रा को लेकर है। क्योंकि दांडी यात्रा क्यों निकाल रहे हैं और सवाल यह है कि कौन कौन से मुद्दे हैं और सरकार से हमारी लड़ाई कब खत्म होगी, इसका परिणाम क्या होगा। साथ में ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को लेकर आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और वर्तमान में क्या हालात बने हैं और युवाओं को कितना नुकसान हुआ, तमाम बिंदुओं को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर आपके बीच में युवा तक कार्यक्रम में आया हूं। साथियों सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो हमने बीकानेर के बाहर जो धरना प्रदर्शन किया, हमने 2 प्रमुख मांगे थी। रीट 2021 की सूची जारी की जाए और वो सूची जारी हो चुकी है। सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वो कार्यालय आए, मान सम्मान दिया, प्यार दिया, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जो डीवी यानी कि दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी कराना था, 19 तारीख को हम गए, 20 तारीख को लेटर आ गया, लेकिन कुछ कमियां थी, दोबारा लेटर गया और भगवान ने चाहा तो कल वो लेटर वापस आ जाएगा। और उसके लिए हम सब जो तमाम जो चयनित अभ्यर्थी हैं, क्योंकि डीवी का शेड्यूल जल्द जारी हो, क्योंकि हम लगातार अधिकारियों के पीछे पड़ना होगा। क्योंकि जिस प्रकार रीट 2021 की सूची के लिए एक बार नहीं, दूसरी बार हमें बीकानेर पूछना पड़ा था, घेराव करना पड़ा था निदेशक महोदय जी के कार्यालय का, उनका, और उस कार्यालय वो घेराव कामयाब हुआ। आज चयनित अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी है। तो 29 सितंबर को हम लोग, यानी कि 29 सितंबर को हम लोग एक बार फिर जो चयनित अभ्यर्थी हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में, वो तमाम युवा सुन लो कि हम अधीनस्थ बोर्ड का घेराव करने जा रहे हैं। एक बार फिर हम इकट्ठे होंगे, तो तमाम लोग जो चयनित अभ्यर्थी है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में, उनके लिए एक मैसेज है। 29 सितंबर को 10:30 बजे आपको अधीनस्थ बोर्ड ज्यादा संख्या पूछना, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि जो बीकानेर दोबारा जो लेटर भेजा गया, वो लेटर इसलिए भेजा गया कि स्थान, समय, यानी कि कौन सी जगह दस्तावेज सत्यापन चयनित अभ्यर्थियों करवाया जाएगा, शिक्षा विभाग से कितने कार्मिक लगाए जाएंगे और डीवी का समय यानी कि तिथि बताई जाए। तो वो लेटर का जवाब मेरे निदेशक महोदय जी और तमाम इससे संबंधित जो अधिकारियों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि क्योंकि वो लेटर गया था शुक्रवार को, शनिवार और संडे और मंडे 3 दिन का अवकाश था। कल अवकाश के बाद अधिकारी और कर्मचारी पहुंचेंगे बीकानेर निदेशालय। मैं कोशिश करूंगा कल लेटर का जवाब अधीनस्थ बोर्ड यानी कर्मचारी चयन बोर्ड आ जाए और इसके बाद आगे की प्रक्रिया वो शुरू करे। तो मान लीजिए कल लेटर आता है तो 28 तारीख को एक अतिरिक्त समय मिल रहा है वो दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी करने के लिए, और वो 2 दिन में नहीं कर पाते तो 29 तारीख को हम लोग एक बार फिर हम लोग घेराव करेंगे और प्रयास करेंगे जल्द से जल्द चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी कराने के लिए। जो लगातार कैंपेन चला रहे हैं कि दस्तावेज सत्यापन का आदेश कब होंगे, तो उन लोगों के लिए विशेष मैसेज है, वो ध्यान रखें। 29 सितंबर 10:30 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर आप सबको आना। साथियों जो तमाम मुद्दे हैं, हमने डीएलबी का घेराव किया कि जो पिछले 5 महीने से लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रैक्टिकल फिजिकल कब होंगे तो उनके आदेश जारी हो। हमने स्वास्थ्य भवन का घेराव किया तो उन्होंने एजेंसी तय की, लेकिन उसकी विज्ञप्तियां जारी नहीं हुई। स्वास्थ्य भवन में निदेशक महोदय नवल कुमार जी से मैं मिलकर आया हूं और कह के आया हूं कि आपके पास 1 अक्टूबर तक का समय, यदि 1 अक्टूबर तक आपने नहीं सुना तो 2 अक्टूबर का हमारा समय स्टार्ट होगा, वो गुजरात में होगा और हम ना हार मानने वाले ना झुकने वाले। मैं स्पष्ट शब्दों में मेरे साथ अभ्यर्थी दे, चाहे वो प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 के अभ्यर्थी हो, चाहे रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन 2020 के अभ्यर्थी, इनकी सूची एक और जारी होनी है। और जो नई भर्तियों की जो चिकित्सा विभाग की जो रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वो नर्स गेट हो, एनएम हो, उन सबकी विज्ञप्तियां, सीएचओ की विज्ञप्ति के लिए भी चिकित्सा विभाग के अधिकारी लापरवाही करें। तो हमने कह दिया है, खुद उनके सामने बैठकर मैं बोल के आया हूं कि 1 अक्टूबर आपकी और 2 अक्टूबर हमारी, क्योंकि दांडी यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। आज नहीं तो कल सरकार को झुकना होगा। मेरे काफी युवा साथी लगातार ट्विटर पर, फेसबुक पर और मीडिया में, सोशल मीडिया में सब चैनल खोल के वो भेजी और देख रहे हैं कि क्या हालात बने। मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि सरकार गिर जाएगी क्या, हमारी मांगों को क्या होगा। चिंता करने की आवश्यकता है, सरकार नहीं गिरेगी, क्योंकि गिराने वाले इसलिए नहीं गिराएंगे क्योंकि उनको टिकट चाहिए, उनको टिकट चाहिए पार्टी का, तो वो पार्टी के खिलाफ सरकार गिराने की साजिशें नहीं करेंगे क्योंकि समय कम बचा है। ऐसे में हमें राजनीतिक घटनाक्रम की तरफ ध्यान नहीं देना। हमारा लक्ष्य 2 अक्टूबर की दांडी यात्रा को लेकर होना चाहिए कि यह यात्रा ऐतिहासिक होनी चाहिए। आज नहीं तो कल सरकार को झुकना होगा। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, और चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बने, हमें तो हमारे संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरना होगा। पिछले 3.5 साल से सरकार में संघर्ष करे, पूर्ववर्ती सरकार में संघर्ष करे थे, तो संघर्ष के हमारी मांगों के लिए सड़कों पर उतरना ही होगा। हर सरकार में हमने भर्ती के लिए, भर्ती की विज्ञप्ति के लिए, रिजल्ट के लिए, ज्वाइनिंग के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। अरे हमारा तो सामना होगा, जो भी मुख्यमंत्री आएगा उनका सामना हमसे होगा, हमारे संघर्ष से होगा और हम लड़ेंगे। जो काम हमारे लिए अच्छा करेंगे तो हम जिंदाबाद बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। जो काम हमारे लिए अच्छा नहीं करेंगे उसका विरोध करेंगे। उसके विरोध के लिए हमें कहीं भी जाना पड़े हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे 2 अक्टूबर की ऐतिहासिक दांडी यात्रा। आप देखना पूरे देश की नजर होगी। कई सोच रहे हैं कि राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है
कि अभी जो हालात गंभीर बने उस घटनाक्रम का जो निचोड़, इसका नतीजा आने वाले 1-2 दिन में हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2 अक्टूबर से पहले सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। जो युवा सोच रहे हैं न जाऊं या न जाऊं, पता नहीं या सरकार गिर जाए, पता नहीं क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, नहीं, आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि मुझे 2 अक्टूबर को ऐतिहासिक दांडी यात्रा निकालनी है मेरी मांगों के लिए। क्योंकि नवंबर में चुनाव प्रस्तावित है गुजरात में। गुजरात में कांग्रेस के तमाम नेताओं की नजर होगी, क्योंकि एक राज्य है जहां चुनाव होंगे, इसके अलावा कहीं चुनाव नहीं होंगे। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की होगी, मीडिया के तमाम नेताओं की नजर होगी, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की नजर होगी। सबसे बड़ी बात, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को वहां सीनियर ऑब्जर्वर है और 11 मंत्री है, रघु शर्मा जी वहां मौजूद है। राजस्थान के सबसे ज्यादा मंत्री वहां मौजूद है। इनकी पूरी राजस्थान सरकार, पूरे राजस्थान कांग्रेस के नेता कहां लगे हुए? गुजरात में। गुजरात में जित दाव पे लगी है राजस्थान के कांग्रेस नेताओं की। और अब इस हमारी बेरोजगारों की मांगों के लिए, उनकी इज्जत के लिए हम 2 अक्टूबर को दांडी यात्रा शुरू करने वाले हैं। तमाम युवाओं से मैं कहना चाहूंगा यह यात्रा ऐतिहासिक होगी, क्योंकि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों, लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, कुछ भर्तियों का परिणाम भी आ रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब युवा, जो तमाम लोग मुझसे जुड़े हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा साथियों, आप फेसबुक, ट्विटर सब जगह देखते हो। 24 अगस्त, उससे पहले मई का भी आपको पता है, उससे पहले आपको मई 5 मई को ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को लेकर आंदोलन हुआ, 23 मई को हुआ, फिर 13 जून, 15 जून, 16 जून, फिर 14 जुलाई, फिर उसके बाद आपने देखा होगा 24 अगस्त, 6 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर, 14 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर, 22 सितंबर और 25 सितंबर। और कल भी कुछ युवाओं के लिए मुझे भागना है। यानी कि लगातार सड़कों पर जो जिम्मेदारी, लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी आपने जिन एमएलए को, जिन सांसदों को, जिनको चुना है, जिन नेताओं को चुना, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो एसी की गाड़ियों में ऐश कर रहे हैं। और आपका भाई उपेंद्र यादव सड़कों पर लगातार, कभी बीकानेर, कभी राजस्थान, जयपुर के हर कोने कोने में युवाओं के लिए भागता है। जिम्मेदारी उनको निभानी चाहिए। अब मैं देख रहा हूं इस राजनीतिक घटनाक्रम में हर एमएलए आवाज उठा रहे हैं, हर एमएलए बयान दे रहे हैं। काश ये युवाओं के भविष्य के लिए, युवाओं की अटकी भर्तियों के लिए, युवाओं की नई भर्तियों के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए आवाज उठाते, तो कहीं ना कहीं युवा आंखों पे इनको रखते और इनके जिंदाबाद बोलते। ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों की मांग को दूर करने की उठाते, 2018 से 22 तक वो सीटें दिलाने की मांग उठाते, तो युवा इनके जिंदाबाद बोलता। लेकिन नहीं, ये अपने स्वार्थ में जुड़े हैं कि मेरी सीट का, मेरा टिकट का नुकसान नहीं हो जाए। लेकिन मैंने आज भी ट्वीट किया है, 2023 में जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। सबसे बड़ा योगदान युवाओं का होगा, क्योंकि अब जाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं होंगे, इस बार वोट होंगे रोजगार के नाम पे। तो युवा साथियों, दिखाओ अपनी ताकत और बताना कि हम न झुकेंगे न हारेंगे, अंतिम सांस तक हम संघर्ष करेंगे, कि हम झुकने वाले नहीं है, सच के लिए लड़ रहे हैं। राजनीतिक घटनाक्रम कैसा भी हो, लेकिन इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यदि युवाओं के लिए आप जागे नहीं, युवाओं के भविष्य के लिए नहीं सोचे, तो ये युवा आपको झुकाना भी जानते। और युवा, आपने हमारी मांग मानी तो हम जिंदाबाद बोलेंगे, आपने मांग नहीं मानी तो युवा किक मारना भी जानते हैं। इसलिए 2 अक्टूबर की दांडी यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी है। यह आप नजारा देखना, इस बार ऐतिहासिक नजारा 2 अक्टूबर को पालनपुर गुजरात में होगा, क्योंकि हम सच के लिए लड़ रहे हैं। साथियों, मेरे कई साथी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता के लिए लोग पिछले कई दिनों से विधायकों के क्वार्टर पर वो सो रहे हैं, पड़े हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि शिथिलता मिले, क्योंकि पेपर कठिन था, एग्जाम देते उन लोगों ने मांग कर दी थी। कई लोग नहीं भर्ती की मांग कर रहे हैं। मैं उनको पुनः बता दूं, राज्य सरकार ने ही भर्ती निकालने के लिए साफ मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि हम भर्ती नहीं निकालें। आपको पता है, पहले भी वो ये संविदा पे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती निकाल लेते, लेकिन हमने लखनऊ तक संघर्ष किया, प्रियंका गांधी से मुलाकात की, और प्रियंका गांधी जी से मुलाकात के बाद वो भर्ती स्थायी आई। अब ये नहीं निकालने वाले, इसलिए कम से कम जो पद खाली है शिथिलता देकर और युवाओं को मौका मिले, क्योंकि पेपर कठिन था। इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इनके साथ मैं आज भी और कल भी हूं, और इनको शिथिलता नहीं मिल जाए जब तक मैं इनके साथ रहूंगा। वो एमएलए के क्वार्टर पर धरना दे रहे हैं, इनका संघर्ष स्वागत योग्य है। इसके अलावा जो दूसरा मामला है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो कह रहे हैं कि आपके पास पुराने होने चाहिए, आवेदन की अंतिम तिथि तक होने चाहिए। जाति चेंज हो जाती है क्या? ओबीसी का जनरल का हो जाता है, जनरल का ओबीसी का हो जाता है। आप शपथ पत्र ले लीजिए उनसे। क्यों धोखा दे रहे हो के बेरोजगारों को? भविष्य के साथ धोखा कर रहे हो आप लोग। ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो तमाम लोग ओबीसी ईडब्ल्यूएस का भर्ती धरना दे रहे हैं, उनके साथ मैं हूं। यह आवाज गुजरात में गूंजेगी आपके मामले के भी, और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता की मांग भी गुजरात में गूंजेगी। इसके अलावा जो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती जो आईटीआई कॉलेजों में जो 1500 पदों पर पहले बजट में घोषणा की थी, पालनपुर में वहां से शुरुआत करेंगे, जहां मंत्री अशोक चांद्रा जी वहां के प्रभारी है।
वहीं से आवाज उठाएंगे, क्योंकि अशोक चांदा जी आपने धोखा दिया इन लोगों को, आपने पहले बजट की घोषणा आज तक पूरी नहीं हुई, अब हम लोग आपके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, क्योंकि आप वहां के पालनपुर गुजरात के प्रभारी हो, अभी भी समय है 1 अक्टूबर तक का, क्योंकि कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 1500 पदों पर विज्ञप्ति जारी होनी है, पहले बजट की घोषणा वो घोषणा अधूरी है, अभी भी जाग जाओ, अन्यथा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, वहां आपकी बगावत करेंगे, आपके खिलाफ प्रचार करेंगे, वहां डांडी यात्रा निकालेंगे, 2-2 हाथ हम गुजरात में 2 अक्टूबर को आपके सामने मिलेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। चाहे वो पंचायत राज जैन भर्ती 2100 पदों प्लस 544 पदों की जो मांग लगातार चल रही है, हालांकि पंचायत राज जैन के अभ्यर्थी लगातार सुस्त हैं, वो इतना सहयोग नहीं कर पा रहे, उनको जगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि मैं इनको ढोने की कोशिश कर रहा हूं, इनको जगा रहा हूं, हर जगह इनकी मांग मजबूती से उठा रहा हूं, लेकिन ये लोग जाग नहीं रहे। मैं कह रहा हूं ये 2 अक्टूबर करोड़ मरोड़ की स्थिति आपके लिए, अन्यथा आप लोग के साथ बड़ा धोखा होगा, हुआ है और होगा बाद में भी, इसलिए 2 अक्टूबर का ध्यान रखिए साथियों। इसके अलावा विशेष शिक्षक वाले मुझे कहते हैं कि उपेंद्र यादव जी आप साथ दो, कितना साथ दो यार, लखनऊ तक मैंने साथ दिया, मुख्यमंत्री जी ने आपके पक्ष में बयान दिया, मुख्यमंत्री कार्यालय से आपके आदेश जारी हो कि अधिक से अधिक पद निकाले जाएंगे, और प्रयास किया, संघर्ष किया, आपकी फाइल बीकानेर से जयपुर भिजवा दी यार, 4500 पदों के लिए वो फाइल आई और अधिकारियों ने वापस भेज दी, और अब जो नुकसान होगा आपकी लापरवाही से होगा, मुझे जिम्मेदार मत ठहराना, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अभी कह रहा हूं अपने भविष्य के लिए जाग जाओ, नुकसान आपको होगा, मुझे नहीं होगा, मैंने मेरा कर्तव्य मेरा फर्ज निभाया, अभी भी समय, जाग जाओ, अन्यथा फिर रहोगे, समय बहुत कम है, तुम कह रहे हो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम घर से कैसे आए, भैया पदों का नुकसान भी आपको होगा, मुझे नहीं होगा, मैंने मेरा कर्तव्य निभाया, मैंने आपका साथ दिया, लखनऊ तक गया, अनशन किया, लाठियां खाई, धक्के खाए, सड़कों पे सोया, और उसके बदल दिया फाइल आई, लेकिन इसको वापस भेज दिया। जितना आपसे ज्यादा दुख मुझे इसलिए है कि आप लोग घर जाके सो गए और अपने पदों को बचाने के लिए, अपने भविष्य के लिए नहीं लड़ रहे हो, और इसके जिम्मेदार आप हो गए। मैं अंतिम बार आपको सचेत कर रहा हूं, उठो जागो और 2 अक्टूबर को पूछो, अन्यथा फिर आपके पदों का नुकसान होगा, आप जिम्मेदार होगा, उपेंद्र यादव नहीं होगा। इसके अलावा मैं कभी चर्चा नहीं करूंगा, अंतिम बार चर्चा कर रहा हूं, आप उससे पहले भी ज्ञापन दीजिए, उससे पहले भी एमएलए से, मंत्रियों से मिलिए कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, अन्यथा 2 अक्टूबर को तो लड़ेंगे। तो आपसे कह रहा हूं आपके साथ बड़ा धोखा होने वाला है, अपने धोखे से बचना चाहते हो, अपना भविष्य बचाना चाहते हो तो घरों से निकलिए और 2 अक्टूबर की तैयारी करिए। मैं धीरे धीरे हर मुद्दे पर चर्चा करूंगा, लेकिन एक बार बीच में मैं ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को लेकर चर्चा करना चाहूंगा साथियों। काफी हालांकि पूर्व मंत्री हरीश चौधरी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में कुछ लोगों की संघर्ष समिति बनी हुई है और 30 सितंबर के आंदोलन की घोषणा जयपुर में की है। हमारा पूरा समर्थन है। तमाम युवाओं से मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने अभी हाल ही मैंने सोशल मीडिया पे देखा, हालांकि 3-4 लोगों की वो संघर्ष समिति बनी हुई है, हरीश चौधरी जी के निर्देशन, उनके मार्गदर्शन में हो रही है। हमें नहीं पता कि उन्होंने 30 तारीख की क्यों फिक्स किया, कि उनको पता था कि हम लोग 2 अक्टूबर को जाने वाले हैं, हजारों लोग हमारे साथ जाएंगे, हमें व्यवस्था करनी है, लेकिन फिर भी 30 अक्टूबर को युवाओं का साथ देने आऊंगा, उनके विश्वास पे आऊंगा। लेकिन कम से कम संघर्ष समिति कब निर्णय ले रही है, क्या कर रही है, वो उनका निजी है, वो कह रहे हैं कि हम हमारे हिसाब से करेंगे, लेकिन मैं युवाओं के भविष्य के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं किसी के भी नेतृत्व में करने के लिए काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन स्पष्ट कह दूं, यदि कोई भी राजनीति करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, न तो उन नेताओं को बख्शा जाएगा, न उनके चमचों को बख्शा जाएगा। हम कमजोर नहीं है ओबीसी के युवा, हम लड़ेंगे और हमें 2018 से 22 तक तमाम पर्चे जिनका नुकसान हो गया, 2018 से 22 तक जिन हजारों पदों का नुकसान हुआ वो पर्चे है। इसके अलावा जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, ये तो कहते हैं कि भविष्य में जो भर्तियां उनमें है ना, सरकार आज नहीं तो कल झुकेगी। मैं आप बता दूं, सरकार आज नहीं तो कल झुकेगी, लेकिन कहेगी कि हम आने वाली भर्ती परीक्षाओं में इन विसंगतियों को दूर कर देते हैं, 12.5% मेक सर्विसमैन के लिए कर देते हैं। अरे आने वाली भैया जो 1 लाख के करीब भर्ती अब है, जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनकी एग्जाम होने वाली है, जिनकी एग्जाम हो चुकी, जिनका परिणाम आने वाला है, क्या उन भर्तियों में क्या ओबीसी के आरक्षण की विसंगतियां दूर नहीं होनी चाहिए? वो हजारों पदों का नुकसान होने वाला है, उन पदों का नुकसान भी नहीं होना चाहिए प्रक्रियाधीन भर्तियों में, और 2018 से 22 तक एक भी पद का नुकसान नहीं होना चाहिए। और यदि ये काम कोई भी कराता है, हरीश जी करवाते हैं, तो हम धन्यवाद देंगे, आंखों बिठाएंगे। और यदि युवाओं के साथ धोखा होता है, जिसका विरोध करना पड़े हम विरोध करेंगे, क्योंकि 2018 से 22 तक हमें सारे पद चाहिए और प्रक्रियाधीन भर्तियों में एक भी पद का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये हम कह रहे हैं। 30 तारीख को जो कोई भी नेतृत्व करे, हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। आपका जहां पसीना होगा हमारा खून होगा, लेकिन हम धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम आए और चले गए और कह दिया कि हमने आगामी भर्तियों के लिए करवा दिया। नहीं, आगामी भर्तियों के लिए आज नहीं तो कल सरकार को झुकना होगा, क्योंकि राजस्थान के ओबीसी के युवा जाग चुके हैं आज, क्योंकि जगह जगह आंदोलन हो रहा है, यह जन आंदोलन है। विधानसभा में कई एमएलए ने आवाज उठाई है। आरएलपी के प्रमुख हरमान बेनीवाल जी से मैंने मुलाकात की, उन्होंने कहा हमारे एमएलए आवाज उठाएंगे, उन्होंने वादा निभाया और उनके एमएलए ने आवाज उठाई। बलजीत यादव जी ने आवाज उठाई, कई एमएलए
दिव्या मदेरणा, कई लोगों ने आवाज उठा रहे हैं क्योंकि ये जन आंदोलन बन चुका है। कई लोगों ने लेटर लिखे हैं। हेमाराम चौधरी जी से मैं मिलकर आया हूं कि मुझे दुख है ओबीसी के के साथ धोखा हो रहा है। उन्होंने कहा कि वनपाल में जो पद ने है इस संबंध में मैंने मीटिंग ली है और मैंने फाइल डीओपी को भेजी है कि पद आनी चाहिए, और बोले कि जब ये राजनीतिक घटनाक्रम खत्म हो जाएगा, जो भी मुख्यमंत्री होगा, तो मैं खुद आपकी मांग मजबूती से मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा और मैं आपके साथ आऊंगा। तो साथियों, जन आंदोलन बन चुका है। हर नेता को जोड़ेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, लेकिन वो ओबीसी से आता है तो ओबीसी के युवाओं के अधिकारों के लिए उनको आना होगा। हम हाथ जोड़ के लेके आएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि जोड़ने वाला बड़ा होता, तोड़ने वाला नहीं। मुझे पता है, हर चीज का पता है, लेकिन मैं कई चीजों को इसलिए सहन कर रहा हूं, जिस प्रकार लोग राजनीति कर रहे हैं, जिस प्रकार अपनी मनमर्जी से सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए हम चुप हैं क्योंकि मेरे ओबीसी का भला होना चाहिए। इसलिए हर चीज, हर उनकी बदतमीजी, हर उनके अनुशासनहीनता और जो हर उनकी राजनीति है, इसलिए हम सहन कर रहे हैं क्योंकि 18 से 22 तक ओबीसी के युवाओं को जो सीटों को नुकसान हो वो मिल जाए, पर क्या दिन भर्तियों में नुकसान नहीं हो। अब पुनः कह रहा हूं, ऐसा नहीं हो कि हम कह रहे हैं कि नहीं आने वाली भर्तियों में नहीं, प्रक्रियाधीन तमाम भर्तियों में हमें ओबीसी के युवाओं को न्याय चाहिए, और जो 2018 से 22 तक जितने हजारों पदों का नुकसान है वो पद चाहिए। तो जो कहोगे उसकी मैं जिंदाबाद बोलूंगा, धन्यवाद बोलूंगा। और यदि धोखा किया और न्याय नहीं मिला तो मैं सबसे पहला उनका विरोध करूंगा। वो कान खोल के सुन ले, क्योंकि बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसलिए पीछे हूं क्योंकि जब अग्रज, जो सीनियर हमारे आगे हो जाते तो जूनियर और जो छोटे वो उनके सम्मान में पीछे रहते। उनका जहां पसीना होगा हमारा खून होगा, हम सब कंधे से कंधा मिला के देंगे साथ। और तमाम युवाओं से अपील कर रहा हूं, मैं कुचा में गया, तमाम युवा मिले कि ओबीसी के युवाओं की आवाज उठाओ। मैं तमाम युवाओं से अपील कर रहा हूं, काफी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं कि वो 30 सितंबर को वो शहीद स्मारक ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूछे। और यह आंदोलन 4-5 लोगों का नहीं है, यह आंदोलन 4-5 लोगों का नहीं है जो संघर्ष करे भाग रहे उनका आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन ओबीसी के हर युवा का आंदोलन है जो पीड़ित है, दुखी है, जिसको नुकसान हो रहा है, उनके मां बाप के सपनों का है, उन पीड़ित अभ्यर्थियों का है। तो आप अपनी जिम्मेदारी है, अधिक से अधिक संख्या में आप लोगों को 30 सितंबर को शहीद स्मारक पहुंचना है। साथियों, एक चीज टेक्निकल, एक चीज और मैं बता रहा हूं जो शायद अभी तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताई, क्योंकि अभी भी हमारा संघर्ष शून्य है। शून्य है। क्यों शून्य है? क्योंकि जहां तक मैंने बात की, मैं लगातार अधिकारियों से मिल रहा हूं, लगातार मैं भी प्रयास कर रहा हूं, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि ओबीसी के युवाओं को न्याय मिले। लेकिन शून्य क्यों है? क्योंकि इसलिए शून्य है कि जो लोग कह रहे हैं 17/4/2018 का जो सर्कुलर है, वो सर्कुलर सरकार चाहे तो 1 मिनट में ले ले, हमारी संघर्ष की जीत हो जाएगी। नहीं साथियों, वो सर्कुलर नहीं है, वो अधिसूचना है। जहां तक मैंने अधिकारियों से बात की, मुझे बताया, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वो सर्कुलर नहीं है, अधिसूचना है। और अधिसूचना और सर्कुलर में अंतर क्या होता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने कार्य विभाग में 2 अधिकारियों से मैं मिलकर दोबारा मैंने कंफर्म किया। मैंने कहा बताइए ये सर्कुलर या अधिसूचना? उनका सर्कुलर है, अधिसूचना। सर्कुलर वापस लिया जा सकता है, लेकिन अधिसूचना के लिए कैबिनेट, राज्यपाल कैबिनेट में भी जाती है और राज्यपाल से अनुमोदन होता है, और अधिसूचना जो लेते हैं उसकी अधिसूचना एक और जारी होती है कि हमने ये अधिसूचना ले ली। यानी कि ये प्रोसेस बहुत लंबा है, ये प्रोसेस महीने 2 महीने का है। आपने देखा कि 2 वर्ष में शिथिलता देने का आदेश की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कितने महीनों पहले की थी और उसका आदेश कितने दिन पहले जारी हुआ, उसमें कितना समय लगा। कैबिनेट के अलावा जो कार्मिक और लॉ में भी वो फाइल गई है और फिर राज्यपाल महोदय जी की जाकर उसकी अधिसूचना जारी हुई है। जो लोग आपको गुमराह कर रहे थे कि हम इसी महीने में हम जारी करवा देंगे, हमारी बात हो चुकी है और हम सर्कुलर वापस करवा देंगे, कम से कम सर्कुलर जारी करें, ओबीसी को युवाओं को न्याय दिलाएंगे, वो उनकी झूठी बात है। सर्कुलर नहीं, ये अधिसूचना है और अधिसूचना जारी होने में महीने 2 महीने लगते हैं। तो हम लोग ये ना सोचे कि हम हार गए, नहीं, जीत हमारी होगी। लेकिन जब हम दबाव बनाएंगे तो ये 1 महीने में इस काम को कर देंगे, क्योंकि अधिसूचना नहीं जारी, यानी कि जो नियमों में अमेंडमेंट होगा, नियमों में अमेंडमेंट होगा, तब ये विसंगतियां दूर होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल 2018 से 22 तक तमाम पदों का नुकसान हुआ, वो पद चाहिए। दूसरी बात, प्रक्रियाधीन भर्तियों में नुकसान नहीं हो। इस लाइव में जनरल के, एसटी/एससी के, एमबीसी के, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी भी जुड़े हैं, लेकिन उनसे हाथ जोड़ के यह निवेदन करना चाहूंगा, साथियों, ये मैं इस ओबीसी के लिए इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि मेरे खिलाफ भी कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं कि उपेंद्र यादव ओबीसी के युवाओं के साथ नहीं है। कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड करवाने की कोशिश की, क्योंकि जबकि 5 मई को सबसे पहले जयपुर में इस आंदोलन का आगाज किया,
जहां भी मुख्यमंत्री जी से लेकर उनके अधिकारियों तक मैंने बात रखी है, लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे इसलिए पूरी चीजें युवाओं तक, ओबीसी के युवाओं को बताना जरूरी है और आप लोगों को बताना जरूरी है। मैं हर वर्ग की आवाज उठाता हूं, चाहे ईडब्ल्यूएच हो, चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एमबीसी हो, लेकिन मैं ज्यादा ओबीसी के युवाओं के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ओबीसी वर्ग से मैं भी आता हूं, मैंने उनका हमेशा सहयोग किया, लेकिन कुछ लोग मुझे विलेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मैं सच बोलता हूं और सच कई लोगों को कड़वा लगता है, इसलिए मैं चुप हूं, ज्यादा चीज तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा उद्देश्य यह कि आंदोलन सफल हो। लेकिन आप लोग यह मत सोचे कि मैं जातिवाद या मैं आरक्षण का पक्ष ले रहा हूं, मैं सच का पक्ष ले रहा हूं क्योंकि 21% ओबीसी के युवाओं को नहीं मिला, उनके साथ गलत हुआ है। मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, मेरा कर्तव्य है उनकी आवाज उठाना, और जिन लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि उपेंद्र यादव आ नहीं रहा, उपेंद्र यादव साथ नहीं दे रहा, तो यह साथियों ओबीसी के युवाओं 5 मई को सबसे पहले आवाज मैंने उठाई। और जो घूम रहे ना ये कह रहे कि मैं टॉपर हूं, उनके स्क्रीनशॉट वो सारी चीजें आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। हाथ जोड़ देते कि भाई साहब हमारे साथ कोई नहीं है, सब नेताओं ने धोखा दे दिया, जब उनको साथ ले जाकर मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों को, डीओपी सेक्रेटरी सबके साथ जाकर उनकी आवाज उठाई, उन्होंने कहा एक धरना कर दीजिए, परमिशन मैंने खुद के नाम से परमिशन ली और वह धरना प्रदर्शन किया, वो सारी चीजें हैं। लेकिन मैं इसलिए चुप हूं क्योंकि आंदोलन की हमारी युवाओं की जीत होनी, क्योंकि लोग बदल जाते हैं, लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों को बुरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं युवा साथियों, आप सब जानते हो जो मैं कहता हूं वो करता हूं, आप लोगों के लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा, पीछे नहीं हटता मैं, न मैं रंग बदलता हूं, नेता रंग बदलते हैं, मैं तो पिछली सरकार में भी लड़ाई लड़ा था, इस सरकार में भी लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन एक चीज और मुझे बुरा लगा, कुछ लोगों ने पता क्या कहा कि उपेंद्र यादव तो है ना, किसी मीडिया वाले ने किसी को फोन किया कि भैया उपेंद्र यादव ये क्यों बोल रहा है कि 3.5 साल कांग्रेस सरकार में ही नुकसान हुआ। नहीं साहब, वो तो बीजेपी का इसलिए बोल रहा है, वो बीजेपी का। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा मीडिया के तमाम साथियों को, उनको पता है, उन्होंने 5 साल बीजेपी सरकार में जो संघर्ष किया, जो लाठियां खाई, 9 अक्टूबर 2015 को मेरा सिर फुटा था, 5 टाके आए थे, कितनी बार जेल गए और सबसे ज्यादा मुकदमे पिछली सरकार में लगे, संघर्ष किया, सड़कों पर लड़ा और कांग्रेस को समर्थन दिया था, कांग्रेस के साथ बैठा था। तो तमाम मीडिया को, तमाम जनता को पता है, इसलिए कोई लोग गुमराह करके मुझे बीजेपी का नहीं बना सकते, क्योंकि मैं आवाज उठा रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि सर्कुलर 2018 था, बीजेपी ने हमारे साथ नुकसान कर दिया। अरे भाई, बीजेपी ने नुकसान कर दिया तो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया, सब युवाओं ने साथ नहीं दिया, वोट नहीं दिया, उखाड़ फेंका, मैंने वोट नहीं दिया, मैंने कांग्रेस को समर्थन दिया था। लेकिन 3.5 साल ओबीसी के युवाओं को कांग्रेस सरकार में नुकसान हुआ, तो उसके जिम्मेदार कौन है बताइए, कौन है? कांग्रेस सरकार। करिए इसमें संगतियों को दूर, दीजिए हजारों पद, हम जिंदाबाद बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। क्यों? इसलिए मैं बोलता हूं, लोगों को जो चमचे हैं, जो नेताओं के चेले, उनको दर्द होता है, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें भी बर्दाश्त नहीं करेंगे यदि युवाओं के साथ धोखा। ओबीसी का युवा किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा और ओबीसी के युवाओं को गुमराह नहीं कर सकते। वो जानता है कि उपेंद्र यादव जो कहता है वो करता है, लड़ता है, वो सबको पता है। जैसे अभी रीड 2021 की सूची आई है, और जब जब युवाओं के जो विसंगतियां होती है, गलत होता है, तो उपेंद्र यादव सबसे पहले साथ रहता है। अब कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती हो, चाहे वीडियो की भर्ती हो, जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो मामला है ना, सब नेता छुपते हैं, लेकिन उपेंद्र यादव वहां घेराव किया बोर्ड का और साथ दे रहा, और अभी भी उनका साथ दूंगा जो विधायकों के बाद, निवासियों के बाद धरना दे रहे हैं। इसलिए या साथियों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोगों को 30 तारीख को आना है, और जो इसके लिए संघर्ष करे उनको सबको धन्यवाद, कोई भी करे सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आवाज बुलंद कर रहे हो, आप आवाज उठा रहे हो, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हरि जी को भी आवाज उठा रहे हैं, तमाम बलजीत जी को, तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ओबीसी के की आवाज बुलंद करें, हम सबको मिलकर एक साथ आगाज करना होगा, सरकार को झुकाना होगा। इसलिए 23 तारीख का आंदोलन बड़ा महत्वपूर्ण है। तमाम युवाओं से मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी नेता यह कहे कि आगामी भविष्य के हम विसंगतियां दूर करा दे, समझौता कर लेते, नहीं, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सबको विरोध करना है, आपको यह कहना है कि हमें 2018 से 22 तक तमाम वो पद भी चाहिए, पर दिन भर्तियों में नुकसान नहीं हो, वो भी लिखित में सरकार दे, और भविष्य में नहीं। तो तीनों चीजें हमारी होनी चाहिए। हम किसी भी नेता की जिंदाबाद बोलने के लिए तैयार, सैल्यूट करने के लिए तैयार, साथ देने के लिए तैयार। यदि धोखा देंगे कोई भी हो, बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि मैं भी आपके साथ धोखा करूं तो आप भी मुझे बर्दाश्त मत करना, क्योंकि सच के लिए लड़ने वालों का आप हमेशा साथ देना, क्योंकि षड्यंत्र हर पल हर व्यक्ति के साथ लोग कर रहे हैं और रच रहे हैं। इन षड्यंत्रों को सच्चाई के साथ हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे, चाहे सरकार का षड्यंत्र हो, चाहे नेताओं का षड्यंत्र हो। हम राजनीतिक मुद्दा भी नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये युवाओं का मुद्दा है, उनके भविष्य का मुद्दा है, और युवाओं के मुद्दे के लिए जो निस्वार्थ जो लड़ेगा, राजनीति से हटकर लड़ेगा, हम उसका साथ देंगे, साथ रहेंगे, चाहे कोई भी हो। यदि कांग्रेस के नेता इसको हल करवाते हैं तो मैं कह रहा हूं, कई लोग कह रहे थे, मैं कह रहा हूं, खुद कह रहा हूं, इस वीडियो को ध्यान रखना, यदि कांग्रेस के तमाम नेता मेरे युवाओं को न्याय दिलाते हैं तो मैं खुद सैल्यूट करूंगा, मैं सापा पहनाऊंगा, धन्यवाद दूंगा, हाथ जोड़कर अभिनंदन करूंगा, जिंदाबाद बोलने के लिए तैयार हूं। इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं बताओ? कांग्रेस के नेताओं को धन्यवाद देने के लिए तैयार हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए तैयार हो। अब तो मुख्यमंत्री जी से लोग सारे एमएलए मिल रहे, जिन्होंने लेटर लिखा था, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जो लेटर लिखा था, वो तो मुख्यमंत्री जी से कल भी मिल रहे थे, सारे एक जगह थे, आज भी मिल रहे हैं। कुछ लोग राहुल गांधी जी से मिल रहे हैं, जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस के नेताओं को आंदोलन करवाने की या करने की जरूरत ही नहीं है। वो चाहे तो मुख्यमंत्री जी से मिलकर, राहुल गांधी जी से मिलकर, सोनिया गांधी से मिलकर 1 मिनट में समस्या को हल करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ने माना है और आप सबको पता है कि विसंगतियों से कितना नुकसान हुआ। 1 मिनट में करवा सकते हैं। और यदि उनको आंदोलन करना तो युवा साथ है, लेकिन हमारे युवाओं का भला होना चाहिए। यह ओबीसी आरक्षण पर बहुत बात होगी, क्योंकि 30 तारीख को बड़ा आंदोलन है, तमाम युवाओं का आना है। और आपके लिए मैं, मेरी तमाम टीम भी पूछेगी, तमाम युवा भी पूछेंगे, जो लगातार मुझे स्थान पूछ रहे थे, कॉल और मैसेज कर रहे थे, उनको बता दूं शहीद स्मारक आप लोगों को ज्यादा ज्यादा संख्या में पूछना है। मैं आपके साथ था, हूं और रहूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई षड्यंत्र करे, षड्यंत्रों से जीतना मुझे आता है, युवाओं को जिताना भी आता है। युवाओं के भविष्य के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, लड़ूंगा अंतिम सांस तक। धन्यवाद इस चीज के लिए। इसके अलावा साथियों, 2 अक्टूबर की बात मैं कर चुका हूं, विशेष शिक्षकों की बात कर चुका हूं। रीट का परिणाम कब आएगा, इस वीक में आने की संभावना, मैं ट्वीट कर दूंगा। मैंने सबसे पहले, आपने देखा होगा, बहुत दिन पहले रीट पात्रता परीक्षा परिणाम के लिए कह दिया था 25 तारीख के बाद आएगा, और कल 25 जा चुकी है। 25 के बाद, यानी कहा 25 को आएगा, मैंने कहा 25 के बाद आएगा, यानी कि इस वीक के लिए पूरी संभावना है, परिणाम इस वीक में आ जाएगा, जो आप लोगों को मैं ट्वीट के माध्यम से बता दूंगा। पुलिस फिजिकल की डेट, यानी इस वीक में पुलिस भर्ती के जो कांस्टेबल है उनकी फिजिकल डेट इस वीक में नहीं आती, तो जल्द अधिकारी से मैं मुलाकात करूंगा और जल्द से जल्द जो पुलिस भर्ती में चयनित अभ्यर्थी उनकी फिजिकल की तारीख भी जारी करवाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के लिए बोल चुका हूं, कनिष्ठ अनुदेशक वाले को बोल चुका हूं, पशु चिकित्सक AAO फूड सेफ्टी ऑफिसर की मामले कल सुनवाई है। उम्मीद है कि इस बार उन गायों को जो लंपी वायरस अपनी जान दे रहे हैं, उनको 900 चिकित्सक मिलेंगे, सरकार जागेगी। उम्मीद है कल न्यायालय से इन लोगों को राहत मिलेगी, जिसमें 900 चिकित्सक हैं। पशु चिकित्सक भर्ती 2019 में AAO है, कई भर्तियां इसमें उलझी हुई RPSC की। उम्मीद है कल सुनवाई है, इसमें राहत मिले, तो हमारी पूरी नजर इसकी तरफ है। पशुधन सहायक की TSP की सूची जारी होने, क्योंकि इसमें न्यायालय का कोई मामला बता रहा है, लीगल एडवाइजर ले रहे हैं, लीगल इसमें ओपिनियन ले रहे हैं, तो मैं इसके लिए पूरा प्रयास कर रहा हूं पशुधन सहायक भर्ती की सूची जारी हो। लैब असिस्टेंट साइंस का परिणाम इस वीक के लिए चेयरमैन साहब ने इस वीक के लिए कहा था, तो जैसे मुझे पता चलेगा मैं बता दूं। इस वीक के लिए कहा था प्रयोगशाला सहायक साइंस का परिणाम, तो उम्मीद है इस वीक में इस बार जारी हो जाएगा। जो ई मित्र ऑपरेटर संघ के जो अभ्यर्थी हैं, सीताराम जी हैं, लालाराम जी हैं, किशन जी है और मान सिंह जी है, जो तमाम जो मेहनत कर रहे हैं, मेरे से मिले थे, इनके लिए मैं स्पेशल वीडियो उनको डाल चुका हूं, बता चुका हूं। आप लोग अपनी रणनीति से काम करते रहिए, आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा, मैं आपके लिए पूरी मदद करूंगा। आपसे वादा किया, वादे के लिए मैं हमेशा तैयार आप लोगों के लिए, आपके मान सम्मान के लिए मैं जी जान से लड़ाई लड़ूंगा, आपका पूरा साथ दूंगा। सूचना सहायक प्रोग्राम में नई भर्ती के हम लगातार कर रहे हैं, आपने देखा होगा। एक चीज और मैं कह रहा था, राजस्थान पुलिस भर्ती का जो 3600 पे ग्रेड की मांग हमने कल की, उनकी साप्ताहिक अवकाश की मांग हमने की, उनकी ड्यूटी का समय फिक्स करने की हमने मांग की, समय पर पदोन्नति की हमने मांग की। कई लोग एक चीज कह रहे थे, उपेंद्र यादव पुलिस वालों को साथ क्यों दे रहा है, तो साथियों इसको, मेरी बात को, जो इस मेरे युवा तक कार्यक्रम को तमाम काफी जो युवा है वो खुद देखते हैं, उनके परिजन देखते हैं। तो मैं सबको बता दूं, जब मुझे जेल में डाला जाता है, जब मैं उन लोगों से बात होती है, पीड़ा उनकी मैं देखता हूं, वो कहते हैं कि हमारी यूनियन नहीं है, हम आवाज उठाते हैं, हमें नोटिस दे देते हैं, हमारे पे ग्रेड 2400 है, हमारे 3600 पे ग्रेड की लड़ाई चल रही है, हमारी पदोन्नति समय पे नहीं होती है, हमारा कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं है, ड्यूटी का समय फिक्स नहीं है, होली दिवाली त्योहार हो, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो दंगे हो, हर जगह हमें ड्यूटी करनी पड़ती है, अपने परिवार से दूर है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं, हम दूर रहते हैं, और हमारी यूनियन भी नहीं है, तो हम आवाज उठा नहीं सकते, आप साथ दीजिए। साथियों, जब लाठी, अधिकतर मुझे जेल में डाला जाता है, और वो पूरा सहयोग भी करते हैं, ख्याल भी रखते हैं, एक जिम्मेदारी भी निभाते हैं, वो जानते हैं, उनको आस भी है, वो मेरा पूरा ख्याल, मेरे साथियों ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो ऐसे मैंने उनकी पीड़ा समझी, मैंने वादा किया कि मैं आपकी आवाज जेल से जाने के बाद उठाऊंगा, और मैंने 14 जुलाई को मेरे जन्मदिन के दिन आवाज उठाई, और कल रैली निकालकर मैंने आवाज उठाई, और हमेशा इनकी आवाज उठाऊंगा, जब जब मुझे मौका मिलेगा इनकी आवाज उठाऊंगा, क्योंकि इनकी यूनियन नहीं होती। और साथियों, कई लोग कहते हैं यार भाई जेल में मैं जानता हूं, वहां की पीड़ा मैं जानता हूं, कितनी मदद ये करते हैं, इनकी पीड़ा मैं जानता हूं, इसलिए मैंने इनसे वादा किया था, और वादे के लिए मैं जान दे दूं, पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं इनकी आवाज आज भी उठाई, कल भी उठाया था, आगे भी उठाऊंगा, जब जब मौका मिलेगा इनकी मैं आवाज उठाऊंगा, इनको न्याय मिले, चाहे गुजरात में जाऊं तो भी आवाज उठाऊंगा कि पुलिस के कर्मचारियों को न्याय मिले, इनके मैं साथ हूं, खुला मैं कह रहा हूं, साथ हूं, और अंतिम सांस तक इनके आवाज उठाऊंगा, इनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी पीड़ा मैंने देखी है, इन्होंने सपोर्ट किया, तो मैंने वादा किया, वो वादा मैं निभाऊंगा।
साथियों, मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती वाला जो मामला है वो कल तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। डीओपी में फाइल की थी, वो कमेटी बन चुकी है 5 लोगों की, 2 कर्मचारी चयन बोर्ड के हैं, 3 विभागीय हैं। चेयरमैन के निर्देशानुसार वो कार्य करेंगे। हालांकि ये कहा गया कि बोर्ड में बैठकर ही उनके निर्देशन में वो काम करेंगे, अनुभव प्रमाण पत्र, लाइसेंस जो संदिग्ध उनकी जांच का। तो कल तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। शायद कल कार्य विभाग से वो फाइल निकल जाएगी, उसके बाद वो निर्देश जो वहां से मिलेंगे वो बोर्ड जाएंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो मैं जल्द से जल्द ये अनुभव प्रमाण पत्र, संदिग्ध लाइसेंस की जांच करवाकर परिणाम जारी करवाने की मैं पूरा प्रयास करूंगा। लंपी वायरस, गौ माता के लिए हम आवाज उठा रहे। कल भी पुलिस के साथ साथ लंपी वायरस को राष्ट्रीय महामारी घोषित करवाने और गोवंश को बचाने और पशु चिकित्सा भर्ती को पूरी करवाने, जिससे गोवंश की जान बच सके, ये आवाज कल भी आवाज उठाई थी। ये मेरा ही कर्तव्य नहीं, राजस्थान के हर व्यक्ति का कर्तव्य है। जिस गौ को हम माता के रूप में पूजते हैं, आपको पता है, आपके मेरे दर्द होता तो मैं मेरे साथी, मेरे माँ बाप, पड़ोसी को बताता हूं कि मेरे दर्द हो रहा, सिर दर्द है, मेरे बुखार है, लेकिन गौ माता नहीं बता सकती कि मेरे दर्द है। वो अपनी जान दे रही है, उसकी हम लोग प्रयास करें। यदि राष्ट्रीय महामारी उसको घोषणा कर दी जाती है या सरकार हमारे आवाज उठाने से सक्रिय होकर उन गोवंश को बचाने का कार्य करती है, तो हमें उनकी गौ माता को बचाने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। तो हर व्यक्ति को आवाज उठानी चाहिए, जो कल रैली के माध्यम से गोवंश को बचाने के लिए आवाज उठाई और लंपी वायरस को राष्ट्रीय महामारी को घोषणा करने की आवाज उठाई। और मैं आज भी गोवंश के लिए तैयार हूं और हमेशा, मैं गोभक्त नहीं हूं लेकिन उन पर पीड़ा, क्योंकि गोभक्त की जो कई लोग हैं ना, जो हमेशा गोभक्त के लिए काम करते हैं, मैं युवाओं के लिए काम कर रहा हूं। लेकिन जब जब मेरी गौ माता पर संकट आएगा, मैं उसकी सेवा के लिए हाजिर रहूंगा। हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। यदि गोवंश इस देश से खत्म हो जाएगा, संसार में खत्म हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा मनुष्य लोग भी, जो प्राणी भी बच पाएंगे, क्योंकि गौ बचेगी तो देश बचेगा, हम बचेंगे। इसलिए सब लोगों का कर्तव्य इनका सेवा करने का कि अच्छा मौका आप लोगों के पास। रीट भर्ती में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, तो मैं बात बता दूं, मेरी बात हुई थी बोर्ड के अधिकारी को। मैंने कहा था कि जिनके 83-84 नंबर कम नहीं होने चाहिए, आप बढ़ा दीजिए। 23 तारीख का पेपर कठिन था। मैंने जो कह रहे हैं कि 23 तारीख का पेपर कठिन था, नॉर्मलाइजेशन की मांग रखी है, तो उनकी मांग मैंने रखी है। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से बात कर लेना। मैंने खुद ने फोन पर भी बात मांग रखी है कि नॉर्मलाइजेशन कर दीजिए, जिससे जो 23 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उनके साथ गलत नहीं हो। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखें, जिनके 83-84 नंबर है, कि घट के 89 या 80 नंबर, 79 या 80 नंबर ना हो जाए, क्योंकि कम नंबर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो बाहर हो जाएगा। तो इसके साथ भी गलत नहीं हो, कम नंबर भी नहीं होना चाहिए, और चाहे बढ़ा दीजिए, 23 वालों के साथ गलत नहीं है। मैंने मांग रखी है, दोनों की रखी है, मेरी जिम्मेदारी दोनों की, क्योंकि एक का रखते दूसरा कहता है यार मेरे साथ धोखा कर रहा है, तो मैंने दोनों की मांग रखी है। 23 वालों की मैं पीड़ा समझ रहा हूं। आरएस नई भर्ती की अभ्यर्थियां जा चुकी है, और मैं जल्द पता करके बता दूंगा इसकी विज्ञप्ति कब जारी होगी, लेकिन अभ्यर्थियां जा चुकी है। आरएस भर्ती के इंटरव्यू की तिथि के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। प्रयोगशाला सहायक 2018 की सूची के लिए भी अभी अल्टीमेटम देके आए कि अब 2 अक्टूबर को इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। सीईटी का मैं विरोध इसलिए कर रहा हूं, सीईटी, क्योंकि इसमें राजस्थान पुलिस भर्ती, इसमें एलडीसी, इसमें जूनियर अकाउंटेंट, सीईटी, क्या राज्य सरकार प्रतिवर्ष क्या भर्तियां निकाल पाएगी? इस बार 2,500-3 हजार जो अब करवा रहे हैं, इसमें आ रही है भर्तियां, तो हर साल भर्तियां सरकार के पास नहीं निकाल पाएगी। सीईटी लागू करके भर्तियों में देरी कर रहे हैं। हर साल आप एग्जाम कराओगे, उसका जो प्रमाण पत्र है 1 साल के लिए वैलिड होगा। हर साल व्यक्ति फॉर्म भरेगा, कम से कम 40 लाख दोनों पारियों में फॉर्म भरेगा, 20-20 लाख, 40 लाख युवा बेरोजगार, और करोड़ों रुपए कमाने का काम करें। यानी कि युवाओं को लूटने की यह स्कीम है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। सीईटी लागू करने से युवाओं को लूटा जाएगा। यदि हर साल आप भर्तियां निकालते हो और हर साल सीईटी करवाते हो तो ठीक है, अन्यथा आप हर साल भर्ती नहीं निकालते हो और हर साल फॉर्म भराकर पैसे लेते हो तो लूटा जाएगा, धोखा होगा। इसलिए मैंने इसका विरोध किया सीईटी का। जैसे जूनियर अकाउंटेंट सितंबर में होनी थी, वो बेरोजगार हो रहे हैं, आज एग्जाम हो जाती है, लेकिन कम से कम इनको बख्शा जाए। जूनियर अकाउंटेंट को, एलडीसी को, पुलिस वालों, कम से कम इनको बाहर करिए। सीईटी को लागू नहीं करना चाहिए, मेरा यह मानना है, क्योंकि वैकेंसी है ही नहीं। प्रतिवर्ष आप कहां से सीईटी के बाद आप भर्तियां लेकर आओगे? तो ये गलत निर्णय सरकार का। साथियों, हम गुजरात कूच कर रहे हैं बेरोजगारों की तमाम मांगों को लेकर। पिछली बार जो दशहरा और दिवाली शहीद स्मारक पर हमने बनाया, हमने गोवर्धन पूजा भी वहां की, क्योंकि युवाओं के लिए सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, और घर परिवार से दूर होकर त्योहार भी मना रहे। पिछला दशहरा, दिवाली और गोवर्धन पूजा हमने शहीद स्मारक बनाया, और इस बार हम गुजरात जा रहे हैं और हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यदि मुझे युवाओं के लिए इस बार भी काली दिवाली बनानी पड़े
मुझे घर पे नहीं जाना पड़े, मुझे दिवाली बनाने का शौक नहीं है। मुझे दिवाली तब अच्छी लगेगी जब जिन मांगों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं उनके परिवार में खुशी आए, उनके घर में दिवाली आए, वो मेरे लिए असली दिवाली होगी। इसलिए मैं युवाओं के लिए लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूं। साथियों, तमाम मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी है। मैं अधिकतर भर्तियों की चर्चा कर चुका हूं। पंचायत राज जैन भर्ती के लिए बोल चुका हूं, कंप्यूटर भर्ती के लिए बोल चुका हूं। कोई भूल जाऊं तो एक बार मैं पीछे कमेंट देख रहा हूं, उस पर रीड 2018 के लिए बोल चुका हूं। एनएम भर्ती, नर्सिंग भर्ती 2013 के लिए भी सरकार कोशिश करे, कर्ची प्रेक्षक की वेटिंग भी निकाले, क्योंकि वेटिंग के लिए भी अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं। लेबर असिस्टेंट का इस वीक के लिए कहा है। जो बीएसटीसी जो सेकेंड ईयर के लिए अधिकारी कह रहे हैं कि हम लोग जनवरी के एग्जाम से पहले जो जनवरी की अध्यापक भर्ती परीक्षा की एग्जाम होगी उससे पहले डीएलएड सेकेंड ईयर की एग्जाम करवाकर परिणाम निकाल देंगे, ये अधिकारी कह रहे हैं। मैं जाके आया था, मैंने मुलाकात की थी तब। कमेंट इतने फास्ट हो गए हैं कि कॉमर्स वाले कमेंट आ रहे हैं कि रीट में डीबी का उनका फैसला आ गया और सरकार नहीं मान रही, तो वो चीज में देख रहा हूं। अब यार कमेंट बहुत आ रहे हैं। ये कह रहे हैं पटवारी की वेटिंग के लिए चुप क्यों, जब वहां से डाटा वहां से अजमेर से आएगा तभी तो वेटिंग आएगी, डाटा पूछा ही नहीं। मैं कल एक बार चेयरमैन मोदी जी और बात कर लूंगा इस संबंध में, वेटिंग के लिए जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं। साथियों, जो मैं आपको बता दूं, भर्तियों की भर्ती परीक्षा में ओबीसी डुबलेस के नवीनतम को ही मान्य किया जाए, सर्टिफिकेट की मांग अहम है। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, जूनियर अकाउंटेंट, कर्ची प्रेक्षक, एलडीसी, आरएस, ईसीजी, एसआई, सीएचओ, सूचना सहायक, प्रोग्रामर, दंत चिकित्सक, नर्स ग्रेड 2, एनएम, इन नई भर्तियों की मांग करें, इनकी विज्ञप्तियां जारी हो। अब मांग करें पशुधन सहायक, ओटी टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर, एपीआरओ, पीआरओ, जलदारी, सहायक कृषि अधिकारी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती कॉलेज शिक्षा में पीटीआई, लाइब्रेरियन और जलदाय विभाग में नई भर्तियों की हम मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा 1 लाख भर्तियों की निकालने की घोषणा की थी, उनका वर्गीकरण हो और युवाओं को बताया जाए कौन से विभाग में कितनी भर्तियां आ रही है, उनकी विज्ञप्तियां जल्द जारी हो। शिक्षक भर्ती 2012 का निस्तारण हो, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018, पशु चिकित्सक भर्ती 2019 ये पूरी हो। विशेष शिक्षकों के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में ज्यादा पद निकाले जाए। प्राइवेट और सरकारी भर्तियों में राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए, यह मांग है। युवा बेरोजगार आयोग बनाया जाए। बेरोजगारी भत्ते में अनिवार्य की गई इंटर्नशिप को रद्द किया जाए, 4 घंटे वाली की। कृषि व्याख्याता के सभी विषयों को अनिवार्य किया जाए। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 10,000 पदों की घोषणा की गई थी बजट में, वो पद निकाले जाए। फर्जी डिग्री डिप्लोमा के लिए कानून बनाया जाए। 21 जनवरी 2021 को जो समझौता उन मांगे पूरी की जाए और जो ओबीसी आरक्षण की तत्काल विसंगतियां दूर करके ओबीसी को न्याय दिया जाए। तमाम कई मांगों को लेकर लगातार हमारा संघर्ष जारी है। लगातार कृषि अन्वेषक की सूची जो है कोर्ट में सुनवाई है, 28 तारीख को उसका निस्तारण हो। अब मैं एक बार देख लेता हूं, कुछ कमेंट बहुत पास चल रहे हैं। जलदाई विभाग की हम मांग कर रहे हैं। ओबीसी पे मैं बहुत कुछ बोल चुका हूं, अभ्यर्थी देखें, बहुत कुछ बोल चुका हूं ओबीसी के लिए। टेक्निकल हेल्पर के लिए मैं अधिकारियों से मिलकर आया हूं, उन्होंने कहा कि आने वाले वीक में एसओजी के अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में वो पूरी रिपोर्ट पेश करेंगे कि क्या कहां गड़बड़ी, क्या हालात है। उस मीटिंग के बाद ही वो निर्णय लेंगे कि कितने सेंटरों पर एग्जाम करवाएंगे या पूरी एग्जाम को रद्द करके नए सिरे से करवाएंगे। लेकिन उन्होंने साथ में ये और कहा है कि मंगलवार तक कोई भी अभ्यर्थी को लगता है कि उनके सेंटर पर गड़बड़ी है तो वो सबूत उनको सौंपे। तो तमाम अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमारी सेंटर पर गड़बड़ी है तो वो सीपीओ एनएस नाथाओ जी से मैं मिल के आया तो उनको जाकर वो सबूत सौंपे, जिससे उस मीटिंग में एसओजी और अधिकारियों के सामने वो सीएमडी के सामने वो आपकी बात रख सके, जिससे उससे कार्रवाई हो सके। मैं खुद मिल के आया था कि अभ्यर्थी परेशान हो रहा है, तो उनका एसओजी के साथ वो मिलकर आज इस वीक में उन्होंने मीटिंग की बात की, तो उसके बाद इस भर्ती को लेकर निर्णय होगा। हाईकोर्ट में जो आवेदन की तिथि के संबंध में कुछ अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंप के आए थे, उन्होंने जोधपुर रजिस्ट्रार साहब को उन्होंने ज्ञापन को मेल किया। अब वो ये इस पर क्या निर्णय लेते हैं वो आने वाला समय बताएगा। भाई आप देख लीजिए, स्पीड तेज है, मैं पढ़ नहीं पा रहा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ फेसबुक पे देखूंगा। भाई इसकी तो स्पीड तेज, आप देख लो, कहां पढ़ पाऊंगा, आप देख लीजिए, फेसबुक पे मिल जाए तो देख लेता हूं एक बार को। पशुधन सहायक में बच्चे पदों पर हम एक और सूची जारी करवाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। मैं चेयरमैन मोदी जी से कल बात करूंगा। सीएचओ की नई वैकेंसी के लिए साथियों, सीएचओ के जो अभ्यर्थी है
मैं 2 अक्टूबर को गुजरात कूच कर रहा हूं तो यह प्राथमिकता तौर पर आवाज उठाऊंगा कि स्वास्थ्य भवन के अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। न रेडोगा पर लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रही है, न सीएचओ की आ रही है, न एनएम की आ रही है, न नर्स ग्रेड 2 की आ रही है। लापरवाही कर रहे हैं। 2018 की प्रयोगशाला साइक भी लंबित है, 2020 की रेडोगा पर लैब टेक्नीशियन की सूची भी लंबित है। तो ये आवाज मैं मजबूती से आपकी उठाऊंगा। एलडीसी 2013 की 6000 पदों पर सूची है, 4000 पदों पर हमारे संघर्ष के बदौलत जीत हुई है, वो भी हम मांग करेंगे। विशेष शिक्षकों के लिए मैंने बोल दिया है, राहुल भाई आप लग जाए, मैं ऊपर बोल चुका हूं। ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया पूरी करवानी कृपा करें। आपके अभ्यर्थी मुझसे मिले, जो भी सहयोग होगा मैं करूंगा। बागचंद जी रीड 2018 की सूची आ चुकी है, मना कर दिया यार, 2 बार तो पहले जारी करवा दी, मंत्री ने साफ मना कर दिया। अनशन के लाठिया गई, उसके बाद सूची जारी होगी, ज्वाइनिंग होगी। आपके लिए तीसरी, ये तो मेरे हाथ में भी नहीं तीसरी। तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता दो सरकार को, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा क्योंकि पद बहुत ज्यादा खाली है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की नई वैकेंसी की हम मांग करें, मांग पत्र में शामिल है। लैब टेक्नीशियन भर्ती की हम मांग करें। सेकंड सीएचओ की वेटिंग सूची, ये भी अभ्यर्थी मैसेज कर रहे हैं। एसआई की इंटरव्यू डेट घोषित करा, ये मैसेज भी आ रहा है। मैं अभी यूट्यूब के कमेंट नहीं देख रहा, मैं कमेंट देख रहा हूं फेसबुक पर और उसके जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। ये कह रहे आरपीसी जूनियर अकाउंट 2013 और जो सूचना साइक के लिए साफ उन्होंने मना कर दिया। नई सीएचओ के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सर आप चित्तौड़गढ़ पढ़ा रहे, जब भी आऊंगा मैं आपको बताऊंगा। जनवरी में राजस्थान में हर कोने, हर गांव, हर तहसील तक हम यात्रा निकालने की कोशिश करेंगे, तब हर लोगों से मुलाकात होगी। आईटीआई इंस्पेक्टर वैकेंसी, बिल्कुल ये भी हम मांग कर रहे हैं। नर्सिंग भर्ती 2013, जो सुभाष गर्ग साहब से निवेदन करूंगा, आजकल आप बहुत बयान दे रहे हो, नर्सिंग भर्ती 2013 के लिए बयान दीजिए। आपने वादा किया था, बहनों के सिर पर हाथ रखा था, कहा था मैं आपका वकील बनकर आपको न्याय दिलाऊंगा, तो दिला दीजिए न्याय। आप तो मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हो, आपने वादा किया था दुआ मिलेगी और आपने मांग नहीं पूरी की, धोखा किया, तो 2023 में टुकड़ा साफ हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगी। ध्यान रखना, दुआ से ज्यादा यदि किसी को सताया जाता है तो बददुआ भी बड़ी असर करती है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं उन बहनों की, जो आपने वादा किया था वो पूरा करें। साथियों इसके अलावा मैं आपको बता दूं 30 तारीख का महत्वपूर्ण आप लोगों का जो ओबीसी का आरक्षण का आंदोलन है, 2 अक्टूबर को आप लोग अपने स्थान से, मैं पहुंच जाऊंगा, 1 तारीख को पहुंच जाऊंगा, तो आप लोग अपने स्तर पर मैं जगह स्थान बता दूंगा, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने। मैं एक चीज बता दूं, जो आंदोलन गुजरात में होगा वहां अभ्यर्थी जा रहे हैं वो अपनी बात प्राथमिकता से इसलिए रख पाएंगे क्योंकि वहां रहेंगे, मीडिया उनकी मांग उठाएगी जो वहां मौजूद रहेगा, और सरकार भी वार्ता के लिए उनको बुलाएगी जो वहां दांडी यात्रा में शामिल होगा। अब फिर मुझे मत कहना कि विशेष शिक्षक वाले हो चाहे पंचायत जैन वाले हो, घर बैठे आवाज बुलंद नहीं होती, घर बैठे तो आवाज दब जाती है। घर से बाहर निकलकर सड़कों पे आते हैं, मैं किस लिए जा रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मैं उन युवाओं की आवाज बुलंद करने के लिए जा रहा हूँ। हम पहले लखनऊ गए तो आपने परिणाम देख लो, एलडीसी भर्ती 2013, 9 साल बाद सूची जारी हुई है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती संविदा से स्थायी हुई है। प्रयोगशाला साइक 2018, कई ऐसी मांगे वहां से पूरी है, क्योंकि संघर्ष कभी विफल नहीं होता, संघर्ष का परिणाम मिलता है। तो तमाम साथियों से ही कहना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में 2 अक्टूबर को पालनपुर गुजरात की तैयारी करिए। जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा वो 1-2 दिन में इसका भी हल हो जाएगा। लेकिन कोई भी सरकार में कोई भी आए, कोई भी सीएम बने, क्योंकि हमें हमारी मांगों से मतलब है। यदि कोई हमें मुख्यमंत्री जी बुलाते, हम केवल एक चीज और बता दूं, इस बार मैं साफ शब्दों में कह दूं, इस बार हमारी केवल मीटिंग होगी तो मुख्यमंत्री जी से होगी, इसके अलावा किसी अधिकारी से हमारी मीटिंग नहीं होगी। हम वापस आएंगे तो जो भी मुख्यमंत्री रहेगा उनसे वार्ता के लिए और समस्या के हल के लिए आएंगे। और मैं वार्ता के लिए नहीं, मेरी जो तमाम साथी जो पीड़ित भर्तियों में जो पीड़ित है, दुखी है, उनका एक एक प्रतिनिधि, चाहे वो 10 भर्ती हो गए हो चाहे 5 भर्ती हो गए हो, उन सबसे मिलेंगे। वो कहेंगे कि हम मिलकर समस्या का हल करना चाहते हैं। इन जो गुजरात दांडी यात्रा में जिन भर्तियों के प्रतिनिधि होंगे उन तमाम लोगों को बुलाएंगे, तब मैं गुजरात से वापस आऊंगा। अन्यथा उपेंद्र यादव गुजरात से नहीं आएगा, चाहे कितने दिन लग जाए, क्योंकि मैं 150 किलोमीटर बिना खाना खाए मैं पैदल यात्रा करूंगा, यानी कि दांडी यात्रा करूंगा। तो ध्यान रखना, इस पर शब्दों में कह रहे हैं कि जब तक मुख्यमंत्री जो हो
कोई भी हो, यदि वो नहीं बुलाता है, और उपेंद्र यादव को नहीं, जो तमाम भर्तियों के पीड़ित लोग हैं उनके प्रतिनिधियों को, तमाम लोगों को बुलाकर बात नहीं करते, उनकी समस्या का समाधान नहीं करते, बुलाते नहीं है खुद, क्योंकि हम अधिकारियों से नहीं मिलेंगे, हम मिलेंगे तो मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, अन्यथा हम राजस्थान नहीं आएंगे, पहले गुजरात में दांडी यात्रा निकालेंगे, और दांडी यात्रा में सरकार नहीं जागती है तो भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी की यात्रा के पीछे हम कांग्रेस घेरो यात्रा निकालेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि घर से हम शपथ लेके जा रहे हैं, घर से हम लोग खपन बांध के जा रहे हैं। हम लखनऊ गए तो सरकार ने बुलाया रात को 12:30 बजे लेटर जारी करके, क्योंकि हम झुकने वाले नहीं है, हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भी सरकार के पास समय, बुला लीजिए, लेकिन अब तो क्या बुलाएं, 2-4 दिन तो आप देख रहे हो क्या हालात बने हैं, लोग एक तरह से देख रहे हैं कि क्या होगा, क्या हालात बने हैं। तो आप सबको पता है 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन ये चीज आपको बता दूं, जो कोई भी होगा उनके सामने चुनौती बड़ी होगी, क्योंकि युवा सीना तान कर संघर्ष करने के लिए तैयार है, सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। हमारा लक्ष्य 2 अक्टूबर का होना चाहिए, क्योंकि ये दांडी यात्रा कई युवाओं का भविष्य बनाएगी। जब जब हमने बड़े आंदोलन किए, गुजरात का आंदोलन भी सफल होगा, क्योंकि ये सच्चाई पर आधारित आंदोलन है, युवाओं के भविष्य के लिए आंदोलन है। मैं किसी मांग को भूल गया हूं तो आप लोग मुझे व्यक्तिगत मिलकर वो मांग बता देना। जो व्यक्ति इस आंदोलन में शामिल होना चाहता है, दांडी यात्रा में शामिल होना चाहता है, उसका स्वागत है। या ये लड़ाई मेरी नहीं, ये तमाम युवाओं की है। 30 तारीख को ओबीसी आरक्षण की विसंगति को दूर कराने के लेकर जयपुर राजस्थान में घेरेंगे, और फिर 2 तारीख को युवाओं के साथ, बेरोजगारों के अन्य मांगों के साथ साथ ये मांग भी रखेंगे, वहां गुजरात में घेरेंगे, क्योंकि गुजरात में ओबीसी की युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो साथियों, तमाम मांगों को लेकर हमारा आंदोलन जारी है। आप लोगों से फिर मैं मुलाकात करूंगा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आप नोट कर लेना, आप हमेशा देखते हो साथियों, आपने एक चीज देखा होगा कि जिस एमएलए की, जिन नेताओं की जिम्मेदारी है, वो घर से गायब हो जाते हैं। आज सड़कों पर पूरे दिन भर मैं भागता हूं, आपके लिए संघर्ष करता हूं और आपको न्याय दिलाने की कोशिश करता हूं। हालांकि संघर्ष आप लगातार देख रहे हो, डीएलवी का संघर्ष कामयाब हुआ, बीकानेर का संघर्ष कामयाब हुआ, धीरे धीरे संघर्ष कामयाब हो रहे, लखनऊ का संघर्ष कामयाब हुआ, परिणाम मिल रहा। लेकिन मैं ये चाहता हूं मेरे हर युवा के चेहरे पे खुशी आई। इस बार ये दिवाली अधिकतर युवाओं के घरों में बने, शानदार बने, जोरदार बने। आज काफी लोग खुशी के साथ दूर दूर से आज मुझे धन्यवाद देने आए। रीड 2021 की जो अभी सूची में जो चयनित हुए, उन लोगों ने बहुत कुछ सम्मान दिया, प्यार दिया, उनके लिए मैं आभारी हूं। अब इसके अलावा मैं कोशिश और कर लेता हूं कि भाई कनिष्ठ अनुदेश वालों कह दिया कि भैया आर पार है, करो मरो, कई बढ़ते करो मरो की स्थिति है 2 अक्टूबर की। कनिष्ठ अनुदेशक है, पंचायत राज जैन है, विशेष शिक्षक है, आपने देखा होगा कि ये मित्र ऑपरेटर संघ है। भैया आ जाओ ना, कहाँ गए, कहाँ गए यहाँ पे, हाँ कहाँ हो, मैं लाइव में बोल रहा हूँ, अभी ये लाइव हो चुका है, मैं किसी स्टूडियो में आता हूँ। अब लाइव को जो समाप्त करने वाला है वो गया कहीं बाहर, चाय पीने से गया, तो मैंने सोचा कि फोन कर दूं। तो साथियों, 2 अक्टूबर का ऐतिहासिक आंदोलन है, और जब 21 अगस्त को वहां से आए थे, मैंने ये कहा था ये सेविंग बढ़ रही है ना, ये 2 अक्टूबर के सफल आंदोलन के बाद ही मैं कटाने के लिए मन में सोच कर आया था, ये बढ़ चुकी है। और ये 2 अक्टूबर के आंदोलन के बाद जब तक मुख्यमंत्री जी हमें नहीं बुला लेते और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं कर देते, युवाओं को राहत नहीं मिल जाती, तो हम लोग नहीं आने वाले। तो साथियों, फिर युवा तक कार्यक्रम आप लोगों से मिलूंगा। किसी कोई मांग हो तो मुझे संपर्क करना, और तमाम मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी है। आप 30 तारीख का विशेष ध्यान रखें, 2 तारीख का विशेष ध्यान रखें। आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।